अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मारिया जदून और आप देख रहे हैं समा डिजिटल। और आज की हमारी पॉडकास्ट में हम बात करेंगे पाकिस्तानी सियासत के ऊपर और डिस्कस करेंगे उस शख्सियत से जिनके बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि वो बेबाक बोलते हैं, वो बहुत सच बोलते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत दफ़ा नुकसान भी उठाना पड़ता है। सो हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नबील गबोल साहब। सर बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, बिकॉज मी कमिंग फ्रॉम अ यूथ बैकग्राउंड, तो होता क्या है कि हम जब देखते हैं किसी ऐसे लीडर को जो वक्त गुजारा होता है जिसने पॉलिटिक्स के अंदर, तो हमेशा कहते हैं ना कि वक्त गुजरने के बाद हमें माइंड में आता है यार कोई एक ऐसी गलती जो हमने अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में की हो वो हम ना करें, या हमने ना की होती तो आज हम डिफरेंट पोजीशन पर होते, या अगर मैं दोबारा मुझे मौका मिलता है अपनी पॉलिटिक्स को रीस्टार्ट करने के लिए वो मिस्टेक मैं नहीं करूँगा। तो आपके अपने इस पूरे पॉलिटिकल करियर में ऐसी वो क्या चीज़ थी जिसको आप दोबारा मौका मिले तो ठीक ज़रूर करना चाहेंगे? जो मिस्टेक मैं नहीं करना चाहता था और ना जिसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ है, वो जो आपने आप शुरू में जो मेरे बारे में बात की, बेबाक बोलने वाला, मेरे लिए मशहूर है नबील अनगाइडेड मिसाइल। समझे ना, कहीं भी चला जाता है। कहीं भी चला जाता है। तो मेरे इस बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ कि ड्रामा ना करूँ, एक्टिंग ना करूँ, और सच्चाई से जो दिल में बात आती है वो मैं बोल देता हूँ। उससे मुझे बहुत नुकसान हुआ है। तो ये अच्छी बात नहीं है सच बोलना? लोगों को सच नहीं पसंद। लोग मीन्स के जो पार्टी के अंदर लोग हैं, अच्छा, उनको सच नहीं पसंद। जो पार्टी के तो ये अंदर आप गिला लोग, कर रहे हैं पार्टी से? मैं गिला तो हमेशा करता रहा हूँ, लेकिन मेरी गिला कोई सुनता नहीं है। तो मैं जब सच बोलता था तो उससे मुझे बड़ा नुकसान हुआ। यहाँ तक कि आपको याद होगा कि 2013 में फिर मुझे छोड़ना पड़ा पार्टी इसी बुनियाद पर कि एक जिसको कहते हैं मत मारी गई हो। तो पता नहीं ये इनसफिशिएंट वर्ड है या सेंटेंस है या नहीं है, बट जिस तरह मैं एक दिन वैसे ही सिंध असेंबली में इजलास हो रहा था, देन आई वाज अ सिटिंग मिनिस्टर। तो मैं वहाँ चला गया, तो वहाँ पर एक चैनल का अकेला बेचारा खड़ा हुआ था रिपोर्टर, और उसने उस ज़माने में कराची के अंदर बड़े लसानी फसादात हो रहे थे, और उस वक्त एमक्यूएम भी हमारे एलाइज थे और एएनपी भी हमारे एलाइज थे। तो मैंने सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा कि ये जो हमारे एलाइज हैं ये सौतनों की तरह लड़ रहे हैं, और अब शौहर को चाहिए कि इनको दोनों को कंट्रोल करें, अपनी बीवियों को, सौतनों को। बस ये मुझे कहना था। और रात को ही मेरे घर पे पुलिस का छापा, सिटिंग मिनिस्टर, 2012 की बात कर रहा हूँ। डीआईजी साउथ आ गया, जी आपका अरेस्ट वारंट है, आपको अरेस्ट करना है। बाहर से मेरे गार्ड सारे उठा लिए गए। अच्छा। और प्राइम मिनिस्टर साहब का फ़ोन आ गया मुझे। यूसुफ रज़ा गिलानी ज़बरदस्त इंसान है, मैं आज भी उनके बेटों को कहता हूँ कि काश तुम लोग अपने बाप जैसे बनो। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने उस वक्त मुझे बेल आउट किया। अच्छा। और अरेस्ट होने से बचाया, और जो है मैंने रिज़ाइन कर दिया एज मिनिस्टर, और उसके बाद फिर मैं घर बैठ गया। सच बोलने का सिर्फ पॉलिटिकली नुकसान हुआ या पर्सनल लाइफ में भी कोई नुकसान हुआ? पॉलिटिकली हुआ। पर्सनल लाइफ में तो क्या नुकसान होगा, पॉलिटिकली बहुत नुकसान हुआ। और जो बात मैं कहता था, देखे मैं जिसके वजह से लियारी में जो हालात हुए, आगे जाके शायद आप ये सवाल करेंगे, तो इसलिए मैं एक सेंटेंस में सब स्टोरी नहीं बताना चाह रहा हूँ। जब लियारी के अंदर क्राइम बढ़ा और लियारी में गैंग वॉर्स को सपोर्ट किया गया, उस वक्त मेरे सच बोलने पे मुझे बहुत नुकसान हुआ। तो मैं जब सिर्फ 25 साल का था, मैं एमपीए बना पहली दफ़ा। ओके। 23 साल का था, पीपल्स पार्टी में जब मोहतरमा आई बाहर से, जिला वतनी से मैंने ज्वाइन किया और पीपल्स पार्टी में रहा। तो मैं 7 दफ़ा इलेक्शन जीता हूँ, 7 टाइम्स, और 4 दफ़ा एमएनए, 3 दफ़ा एमपीए, डिप्टी स्पीकर, मिनिस्टर, ये सब मैं बना हूँ। तो माशाल्लाह। मैंने मतलब मुझे पता है सियासत का गुर जिसको कहते हैं ना, बट एक चीज़ में मैं नुकसान खा गया, ज़ुबान। ज़ुबान को कंट्रोल नहीं कंट्रोल होती। ये साला ज़ुबान कंट्रोल नहीं होता है। वैसे मेरे जैसे लोगों के लिए, या जो अभी हमारी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, आई थिंक सच बोलना इज समथिंग व्हिच इज वेरी गुड, और हमें पीपल लव इट। मुझे सबसे बड़ा, अगर मुझे ये पूछा ना नुकसान, दिल के साफ लोग होते हैं। आपने मुझसे पूछा नुकसान, अगर आप मुझसे फायदा पूछते हैं ना, तो मैं ये कहता, फायदा क्या हुआ, चलिए ये बताएं। फायदा इतना फायदा हुआ है कि मैं अल्लाह का जितना शुक्र करूं कम है। अच्छा। मुझे लोग रोड पे मिलते हैं दूसरी पार्टी के, जिनके लिए मशहूर है कि वो लोगों को रोड पे बेइज्जती करते हैं या गालियां देते हैं, या
वो लोग, उस पार्टी के लोग, उस पार्टी के नौजवान मुझे देख के मुझसे हाथ मिलाते हैं और मेरी तारीफ करते हैं, इस बात अप्रिशिएट करते हैं कि आप सच बोलते हैं, और मेरे साथ सेल्फी खींचते हैं। इससे ज़्यादा मुझे, और मैं नहीं समझता हूँ कभी ज़िंदगी में मुझे खुशी मिली है कि मैंने इज्जत कमाई है, इज्जत बनाई है, दोस्त नहीं बनाए। और ये मेरे ख्याल से वो चीज़ जो पैसों से भी नहीं खरीदी जा सकती। हाँ। सर, नई फिल्म आ रही है, इंडियन फिल्म आ रही है, और चूंकि आपका ताल्लुक भी लियारी से है, और आपको कहते हैं ना, आपका मैं एक पॉडकास्ट सुनी थी, उसमें आप बता रहे थे कि शायद लियारी के रहने वालों को लियारी के बारे में इतना नहीं पता जितना आपको वहाँ के बारे में पता है। तो क्यों ये नेगेटिव प्रोजेक्शन जो है वो की जा रही है इंडिया की तरफ से धुरंधर फिल्म के अंदर? क्योंकि हमने तो ये देखा, लियारी ने इंटरनेशनल लेवल पर प्लेयर्स दिए हैं हमें, फुटबॉल की बात की जाए, बॉक्सिंग की बात की जाए, एक बहुत अच्छा इमेज है लियारी का। यस, ये बात ठीक है, गैंग वॉर वहां पर रही, बट अभी इस मौके पर इंडिया को ये चीज प्रेजेंट करना, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इंडिया ने एक्चुअली ये पाकिस्तान के खिलाफ एक ये मूवी बनाने की कोशिश की है, जो कि नाकाम कोशिश है। फिर उसमें लियारी को ये दिखाया गया कि एक टेररिस्ट हब है लियारी। बिल्कुल। अब ये दिखाना, नो डाउट 3-4 साल जिससे मैं भी अफेक्टेड हुआ, लियारी के अंदर गैंग वॉर्स, लियारी के अंदर क्रिमिनल एक्टिविटीज़, लियारी के अंदर जो हालात थे वो सबको पता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो हालात टोटली जो है ना ऑपोजिट है उसके। पूरी कराची में सबसे कम क्राइम रेट जो है लियारी के 4 थानों में है। अच्छा। रात के 3 बजे आप भी एज अ वुमन आप जाएं, आपको लियारी ऐसा सेफ मिलेगा कि कोई आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। बट उसकी इमेज को वाकई ख़राब किया गया है, हमारे अपने लोगों ने ख़राब किया। अच्छा। हमारे अपने लोगों ने ख़राब किया लियारी को, वहाँ की हुकूमतों ने जो वहाँ पर थी, या वहाँ के उस वक्त के हालात ऐसे मैक्सिमम थे, तो पीपल्स पार्टी रही। तो वहाँ पर जब इमेज 3 साल जब आप गैंगस्टर्स को फुल पावर, फुल सपोर्ट देंगे फ्रॉम होम मिनिस्टर, और होम मिनिस्टर कहे कि ये मेरे बच्चे हैं अमन कमेटी वाले, तो फिर वो बच्चों का तो दिमाग ख़राब होगा ना। उन बच्चों का दिमाग ख़राब हुआ। आई वॉज द ओनली वन जो उनके मुकाबले में खड़ा रहा और मुकाबला किया। आई फॉट विद देम, और मैंने कहा कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा, मैं इलाके का MNA हूँ, और मैं लड़ा उनके साथ। और मुझे इस बात पे बहुत कभी डर खुशी नहीं है। लगा आपको? मुझे एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि उस ज़माने में जब इनका पीक था, इवन पुलिस भी एंटर नहीं हो सकती थी, तो मैं अकेला जाता था गाड़ी में जानबूझ के। अच्छा। और वो मेरे क्लिप्स कुछ चले जिसमें मैंने कहा मी एंड माई क्लैशनकोफ और अल्लाह का सहारा, वो लेकर मैं अकेला निकलता था कि देखूं किसको हिम्मत है आए मेरे सामने। एक दफ़ा बड़े मज़े की बात है, मेरे रिश्तेदार आए थे मस्कत से, मेरे भतीजे। अच्छा। उन्होंने कहा, जो मजाक में कहा, उन्होंने कहा ज़रा लियारी का तो दौरा कराए। तो मैंने कहा चलो, तो बाद में घबरा गया, बोले नहीं आप हमें मरवाओगे। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे कुछ चैलेंज करता है ना तो फिर मुझे बड़ा मज़ा आता है, मैं उस चैलेंज को एक्सेप्ट करूं और वो करूं। तो मैं इनको लेकर गया, मैंने कहा तुम लोग एक काम करो, तुम लियारी तो नहीं जाओ, मुझे पता है तुम लोग डरपोक हो, डर रहे हो, चलो तुम लोगों को मैं शेरेटन में आइसक्रीम खिलाता हूँ, मूव इन पिक जो बना है उसमें। हाँ चले सब तैयार हो गए। मूव इन पिक में आइसक्रीम खिलाने के चक्कर में मैंने राइट टर्न किया और सीधा लियारी लेकर गया इनको। अच्छा। और लियारी के अंदर जो उस वक्त का जो सबसे बड़ा जिसको फेयर का नाम दिया जाता लियारी का, उसके बिल्कुल घर के सामने जाके मैंने गाड़ी खड़ी कर दी। अच्छा। और वो ये समझे कि नबील गबोल आया है विद फोर्स और हमारे खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, वो सब भाग गए। अच्छा। और मैं अकेला था, मेरे साथ वो मेरे 2-4 भतीजे थे बस, ऐसे फैमिली थी आपके साथ। हाँ। अच्छा, तो वैसे आपने कहा लियारी का इमेज जो है वो खराब किया गया है या वो वापस दुरुस्त हो नहीं पाया, आप नहीं दुरुस्त हो गया है, हो नहीं पाया, हो गया है। अभी तो वो लियारी नहीं रही ना। आप देखें, आपकी बात को मैं काट रहा हूँ बिकॉज आपने कहा दुरुस्त नहीं हो पाया। लियारी इस वक्त आप देखें, जितना टैलेंट आपको लियारी में मिलेगा ना, पूरे कराची का, पूरे सिंध में नहीं मिलेगा आपको। बेस्ट फुटबॉलर्स, बेस्ट गर्ल बॉक्सर जिन्होंने टूर्नामेंट वहाँ से शील्ड जीत कर आए बाहर से इंटरनेशनली, बेस्ट सिंगर ये जो कैफी खलील है वो भी लियारी का बच्चा है। वो जो रैपर्स हैं, बेस्ट रैपर्स, वो भी आपको लियारी के अंदर नजर आएंगे। बेस्ट आर्टिस्ट जिन्होंने पेंटिंग में या आर्ट में जो जिनका नाम है वो सब लियारी में टैलेंट है। लेकिन लियारी के टैलेंट को जो है ना वो उनको बाहर निकालने में जो है ना उनको टाइम लगा। अब निकल रहे हैं बाहर।
अब हमारे जो स्पोर्ट्समैन है, अब मेरा अपना बेटा है जो नादिर है, स्पोक पर्सन फॉर गवर्नमेंट ऑफ सिंध, वो काफ़ी इस फील्ड के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर जो है और ये आर्ट के अंदर इज़ वेरी एक्टिव। तो वो जितने भी जहाँ भी जो टैलेंट देखता है उससे जाके मिलता है और उसको प्रमोट करने में गवर्नमेंट ऑफ सिंध से इसको सपोर्ट करता है। तो इसी तरह हम इसी में लगे हुए हैं कि जितने भी हमारे टैलेंट है, बिकॉज हमें पॉजिटिव चीजें दिखानी, लियारी की नेगेटिव नहीं। लियारी में अगर एक दफा एक लेकिन दुश्मन ये प्रोपेगेंडा तो करेगा लेकिन देखे ना, वो दुश्मन मुल्क है, वो तो करेगा। उसको कम से कम एक ऐसे पुलिस वाले की संजय दत्त ने रोल अदा की है, तो वो आपको पता है कि जैसे आपका चौधरी असलम साहब के हवाले से क्या टेक है, क्योंकि उनको भी बहुत नेगेटिव दिखाया गया एसपी साहब को इस फिल्म के अंदर। मैं समझता हूँ कि वो नेगेटिव नहीं था, नेगेटिव दिखाया गया वो क्राइम। जब हम लोग ऑपरेशन कर रहे थे अगेंस्ट क्रिमिनल्स, गैंग वॉर, तो उस वक्त भी उस वक्त चौधरी असलम था। बट ये ज़रूर मैं कहूँगा कि एक दफ़ा आप ही के चैनल वालों ने और आप लोगों के ही जितने मीडिया कराची के, सब ने मुझे इसी तरह चैलेंज किया। उस वक्त लियारी में बहुत ज़्यादा ये चील चौक का ऑपरेशन चल रहा था, चौधरी असलम वाला। तो बोला आप लियारी के एमएनए, आप लियारी नहीं जा सकते हैं, तो फिर हम कैसे अंदर जा सकते हैं? मैंने कहा चलो मैं तुम लोगों को ले जाता हूँ। तो मैंने चौधरी असलम को कहा अपने फोर्स तैयार करो, और मैंने आईजी को कहा मैं लियारी में एंटर कर रहा हूँ। चौधरी असलम आया और मेरे साथ हम लोग निकले, और वो है, अगर आप यूट्यूब में जाएँ, वो वाइस के नाम से जो अमेरिकन एक चैनल है, या वो बट वो बहुत मशहूर है, वाइस स्ट्रीट ऑफ लियारी, स्ट्रीट्स ऑफ कराची, वो उस पर दिखाया है। तो जब हम वहाँ पर गए जहाँ पर आग लगी हुई थी, जहाँ पर रोड बंद किए हुए थे, और जहाँ पर सामने रॉकेट लॉन्चर्स लेकर जो है वो गैंग वॉर के लोग, लड़के खड़े हुए थे, तो चौधरी असलम ने मुझे कहा सर आप अपनी गाड़ी में बैठे और मैं पीछे फोर्स के साथ आ रहा हूँ। लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, मुझे कोई पुलिस नजर नहीं आया। तो लेकिन मैं फिर भी मैंने कहा चूंकि मीडिया मेरे साथ थी, अगर मैं भी पीछे रिवर्स करके निकल जाता तो मीडिया, तो मैं वो आप प्लीज दिखाना, क्योंकि ये सिर्फ बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, वो वीडियो है, वो है वीडियो में भी आपको। वो मैं एंटर हुआ वहाँ से, एंटर हुआ, मेरे साथ सिर्फ एक मोबाइल थी पर्सनल, जिसमें मेरे अपने लड़के थे। वो उतरे, उन्होंने वहां से जला हुआ खंबा जो जल रहा था, जिससे रोड ब्लॉक किया था, वो हटाया, एंड वी एंटर्ड दैट एरिया। और किसी को हिम्मत नहीं हुई सामने आने की। एक चीज मैं आज आपको बता दूं, जो जितना बड़ा क्रिमिनल है ना, वो सबसे बड़ा जो है डरपोक होता है। क्रिमिनल सबसे बड़ा डरपोक होता है, वो हमेशा डरता रहता है, और इसी डर में मारा जाता है, कहीं पकड़ा ना जाऊं, मारा न जाऊं, पकड़ा ना जाऊं। तो हमने तो बड़े बड़े नाम जो है ना, जो बड़े बड़े नाम है, उनको भागते हुए देखा है, बड़े बड़े नाम को भागते हुए देखा है। 2008 के इलेक्शन में, ये मैंने शायद कभी किसी को बताया नहीं है, 2008 के इलेक्शन में एक रैली हमारी थी, निकली, तो उसमें सिर्फ उस रैली में हजारों लोग थे हमारे साथ, हजारों पब्लिक साथ जा रही थी। अच्छा। उस रैली में एक गैंग वॉर का बंदा भी शामिल था, जो कि हमें नहीं पता था कि वो उस रैली में शामिल है। सामने से जो ओपोनेंट, मुखालिफ जो गैंग वॉर का बंदा था, उससे सिर्फ एक गोली चलाई, और सब के सब हजारों लोग भाग गए, और जो मेरे गार्ड्स है वो भी मेरे राइफल छोड़ के गाड़ी में वो भी भाग गया, और मैं अकेला खड़ा रह गया। जब मैं उतरा सामने, मैंने देखा 20 लोग आर्म्ड विथ राइफल्स उस गली के अंदर में जब गया, मैंने देखा खड़ा हुआ। अब मैंने कहा अब तो मौत सर पे नजर आ रही है, अब लड़ना है तो, लेकिन वो मुझे देख के पीछे वापस चले गए। लेकिन अब वो लियारी नहीं रहा है, लियारी की इमेज को टोटली चेंज किया, और मैं और ज्यादा पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहा हूँ। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इसके ऊपर। और इस हवाले से आप क्या क्या प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी कमिंग डेज में फॉर लियारी लेकर आ रहे हैं? देखें, अभी तो करंटली चल भी रहे हैं। अभी तो सबसे पहले बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है, मैं बार बार ये कहता हूँ कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब की एक मेहरबानी, जब प्रेसिडेंट बने तो उस वक्त उन्होंने हमें बुलाया MNN MPS ऑफ लियारी, कि भाई लियारी में ऐसा कौन सा काम होना चाहिए जो पब्लिक खुश हो जाए। तो मैंने पहले से एक तैयारी की हुई थी। मैंने प्रेसिडेंट साहब को कहा सर बेनज़ीर साहिबा के नाम पर एक यूनिवर्सिटी हमें दे दें और एक मेडिकल कॉलेज दें। यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज आज भी है, जिसमें बाहर से लोग आके, स्टूडेंट भी आके वहाँ पे पढ़ते हैं। अगर डर होता तो बाहर से लोग नहीं आते हैं। ये इमेज हमने चेंज किया। फुटबॉल ग्राउंड्स हम बना रहे हैं। अब चेयरमैन बिलावल जरदारी, भुट्टो जरदारी जो है, वो पर्सनली लियारी को देख रहे हैं, बिकॉज वो हमेशा लियारी को अपना ही घर समझते हैं। बिल्कुल। उन्होंने इस वक्त लियारी के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट बनाया, जिसको पर्सनली देख रहे हैं, जो टोटली लियारी को ट्रांसफॉर्म करेगा। बिल्डअप ऑफ लियारी,
जितने सड़कें हैं, जितनी गलियां हैं, सब बनेंगी, जितने सीवरेज के लाइन, पानी के लाइन चेंज होंगे, गैस के ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, गैस के 400 किलोमीटर का जो है प्रोजेक्ट लेकर आए हैं और हमने लाइंस चेंज किए, गैस के नए पाइपलाइन डाले हैं। इसी तरीके से हमने जो है और बहुत सारे इस वक्त काम कर रहे हैं। लेकिन आगे हमारा प्लान जो है ये दिसंबर के एंड से ये जो प्रोजेक्ट है इसका काम शुरू होगा और आप 6 महीने में देखोगे कि लहरी में काफ़ी तब्दीली आ जाएगी। अच्छा, चूंकि हम देखते हैं कराची की सियासत में बहुत उतार चढ़ाव होते रहते हैं, आप क्या समझते हैं इस वक्त कराची का सबसे बड़ा मसला क्या है जिसका सलूशन होना भी बहुत ज़रूरी है? कराची का सबसे बड़ा मसला ये है कि थोड़ा कराची को सीरियस लेना चाहिए। ओके। हाँ, कराची का सबसे बड़ा मसला ये है कराची को गिला भी रहता है ना कि हम रेवेन्यू देते हैं फिर भी हम निगलेक्ट रहते हैं। सीरियस लेना चाहिए कराची को, क्योंकि देखें कराची पाकिस्तान का रेवेन्यू चलाने वाला एक सिटी है और कराची को ही कुछ नहीं मिलता है। और कराची से ही जब रेवेन्यू आपको देते हैं तो आप पंजाब में ब्रिजेस बनाते हैं, अंडरपास बनाते हैं और आप बड़ी दावे करते हैं कि जी हमने जो है ये ब्रिज बनाया, हमने ये सब कुछ बनाया, पैसे हमारे हैं, हमें उसका हक तो दो, हमें उसका शेयर तो दो। NFC अवार्ड से जो शेयर मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा, हमारी भी गलतियाँ हैं, हमारे भी जो लोग हैं वो सुस्त है, हमारे भी लोग सिर्फ झूला झूलते हैं। मैंने अपने मेयर को कहा कि तुम झूले में बैठे हो, झूला झूल रहे हो, तुम कराची के शहर लियारी टाउन में आओ तो रोड पे जब चलोगे तो वैसे ही झूला झूलोगे तुम समझे ना। तो थोड़ा लियारी को सीरियस लेना चाहिए और कराची को भी सीरियस लेना चाहिए। हमारे जो 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 चला रहे हैं कराची को, जो मैं तो देखे ना एक MNA हूँ बेचारा सा लियारी का सिर्फ समझे ना, लेकिन वो बेचारा सा MNA सिर्फ लियारी के लिए बात करता है। टिकटॉक अकाउंट देखते हैं बेचारे तो आप बिल्कुल भी नहीं, जिस तरीके से आपने टिकटॉक अकाउंट के ऊपर एक्टिव है वैसी गाड़ियां सारी आपकी अपनी है जो हम देख रहे होते हैं। मैं आज आपके सामने सच बताऊंगा, मैं जो गाड़ियां मैं दिखा रहा हूँ वो गाड़ियां मेरी अपनी नहीं है, वो तो होंगी एक दो तीन एंटीक्स गाड़ियों का शौक है मुझे, मैंने रखा हुआ है। जो बाकी गाड़ियां जो खड़ी होती हैं तो लोग समझें ये भी सब मेरी है, वो दूसरों की होती हैं। 2-3 एंटीक्स गाड़ियों का है मेरा, बिल्कुल मुझे शौक है। मुझे जीप का शौक है, मैं शिकारी बनता हूँ, मैंने 4 व्हील ड्राइव जीप्स बनाए हैं। अच्छा, जबरदस्त। पहाड़ों पे घूमता हूँ तो वो शौक है। आई लव माउंटेन। ओके। हाँ, आई लव डेजर्ट, आई लव हंटिंग, आई तो लव टू सोलो ट्रिप्स पर जाते हैं या नहीं दोस्तों के साथ जाता हूँ? okay. बट मैं हमेशा अभी भी 2 दिन पहले मैं पहाड़ों से आ रहा हूँ। अच्छा, जबरदस्त। तो मुझे पहाड़ों में रहना पसंद है। अच्छा, नाइस। लेकिन आप फिर कराची जैसे शहर में कैसे रह रहे हैं? कराची तो हमारा दिल है ना। कराची का जो अगेन जिससे लियारी का इमेज खराब किया गया, कराची का भी इमेज, वो हमारे जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, खासकर जमात इस्लामी का मैं नाम लूंगा और MQM का नाम लूंगा। MQM को तो देखे ना, MQM को तो मुझे सिर्फ हंसी ये आ रही है कि MQM को तो कराची कभी वो ओन करते थे जबरदस्ती की बुनियाद पर। सर, अब तो कामरान टिसूरी साहब को हटाने की बातें चल रही हैं, 1-2 दिन से दोबारा बाज़गश्त गर्म हो गई है, इस हवाले से कोई अपडेट है? वैसे कामरान टिसूरी को पता है कि वो उसको जाने वाला है। ओके। तो उसको जब पता है तो वो हमेशा कुछ ना कुछ नया जो है ना वो ड्रामा करके लेकर आता है, कुछ ना कुछ नया चीज़ें जो लोगों को, और उसके पास है क्या, सारा दिन वो बैठा हुआ है अपने गवर्नर हाउस के अंदर और फॉरेन डिप्लोमेट्स जो हमारे एक मिडल ईस्ट के जो है कॉन्सल जनरल, सारा दिन वो उसके साथ बैठा होता है और वो सब चीज़ यही दिखाता है कि देखो मैं कितना एक्टिव हूँ, कितना ये काम गवर्नर का नहीं है, गवर्नर MQM का नहीं है। ये भी मैं आज आपको बता दूँ, जो MQM वाले बोलते, ये जो गवर्नर है ना कामरान, जो MQM का, ये MQM का नहीं है गवर्नर। अच्छा, किसका है? ये MQM, ये फारूक सत्तार से पूछो ना किसका है, आपको बताएगा फारूक सत्तार। फारूक सत्तार हमारा जो है ना बेचारा बड़ा मजलूम शख्स है। अच्छा। क्योंकि फारूक सत्तार का उरूज भी मैंने देखा है और जवाल भी देखा है, बड़ा मजलूम है वो इस वक्त। और फारूक सत्तार जिसको कामरान टिसूरी से हाथ नहीं मिलाता था, अब वो कामरान टिसूरी जब है वो माइक के सामने खड़े होकर बात करता है तो फारूक सत्तार साइड में खड़ा होता है। तो कहते हैं ना कि कभी कभी शेर को भी मजबूरी में सर्कस में काम करना पड़ता है। तो फारूक सत्तार वो मजबूरी वाला शेर है जिसको अब सर्कस में काम करना पड़ रहा है। अच्छा, वैसे आपने कहा कि कामरान टिसूरी साहब जाने वाले हैं, उनका वक्त आ चुका है, तो नेक्स्ट कौन हो सकता है? आपकी पार्टी से हो सकता है गवर्नर? क्योंकि अभी तक वैसे ऑलमोस्ट सब सूबों में आपके ही हैं।
डिपेंड करता है। हमने काफ़ी चीज़ें जो बातें की मुस्लिम लीग नून के साथ बिफोर फॉर्मेशन ऑफ दिस गवर्नमेंट, उस पर वो बहुत सारी चीज़ों में नहीं ठहरे हैं। हमने ये भी डिमांड की गवर्नर हमारा होना चाहिए, आज भी हमारा डिमांड है कि गवर्नर पीपल्स पार्टी का होना चाहिए। तो लेट्स सी क्या तो आपकी डिमांड मेंटेन्ड है? बिल्कुल है। ठीक है। अच्छा, मुझे इस हवाले से बताइएगा, अभी आपने नून लीग का चूँकि जिक्र किया, तो नून लीग की सादा अक्सरियत और इत्तेहादी अगर सियासत के आपके अगर हम बात करें तो ज़िमनी इंतखाबात के बाद हम देख रहे हैं नून लीग को सादा अक्सरियत मिल चुकी है। कानून साजी में हम मानते हैं कि पीपल्स पार्टी का शायद साथ अभी उसको चाहिए होगा, लेकिन MQM का साथ कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं ख़त्म हो चुका है। क्या आप समझते हैं कि इस सूरत हाल में गवर्नर की जो तब्दीली है और इस सवाल जो चीज़ें आगे आने अपकमिंग डेज में आने वाली हैं, सियासी रीएडजस्टमेंट का हिस्सा बन सकती है? MQM, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपने कहा कि नून लीग सादा अक्सरियत हासिल, आपने कहा सिंपल मेजॉरिटी सादा अक्सरियत की बात आप कर रही है। सादा अक्सरियत इतनी है नून लीग की इतनी है, ठीक है ना, पीपल्स पार्टी के साथ इतनी बड़ी हो जाती है, तो इतने के साथ आप चल नहीं सकते। सादा अक्सरियत में आप बिल नहीं पास कर सकते, आप कानून साजी नहीं कर सकते हैं। उनको पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है, पीपल्स पार्टी मजबूरी है उनकी। हम नहीं होते तो ये हुकूमत भी नहीं बनाते। और मैं आज आपको बताऊं कि और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और मजीद कुछ नहलियाँ होती हैं, सीटें खाली होती हैं, अक्सरियत बढ़ जाती है नून लीग की। देखिए, अगर ये इन चीज़ों पे जाएंगे, हमारा पीपल्स पार्टी का डेरा गाजी खान का सरदार दोस्त मोहम्मद खोसो जीत गया था, फॉर्म 45 में जीता हुआ धांधली हुई है। और हमने भी ये जो है ना एतराज़ दाखिल किया इलेक्शन कमीशन और PML नून के साथ भी। हमारा सीट छीन लिया डेरा गाजी खान का, सूबाई सीट नहीं छीन सके, सूबाई सीट मिला हमें। और कौमी असम्बली का ये सीट, ओ भाई 6 के 6 आप लेकर गए, यानी उनका पेट जो है ना भरता नहीं है नून वालों का। उन्होंने 6 का 6 सीट ले लिए। अब वो समझ रहे हैं कि इससे जो है उनको एक इतना सा जो है ना अक्सरियत मिला है, उससे ये चल नहीं सकते हैं। और शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो मैं समझता हूँ वो अच्छे इंसान है। और शहबाज शरीफ साहब के दिल के अंदर या वो एक वो नहीं रखते, बुग़्ज़ नहीं रखते हैं, लेकिन उसके जो साथ होते हैं ना, वो पीपल्स पार्टी के कभी भी नहीं होंगे। मैं अभी कल परसों अपने एक डेली मोशन में काफ़ी क्लिप्स देख रहा था, जिसमें हम और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे को जैसा बातें कर रहे थे, जिस अंदाज से हम आज कैसे साथ बैठे हैं, ये तो मैं खुद हैरान हूँ। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ इतना, अगेन मैं बोलूँगा, मैंने फारूक सत्तार के लिए वर्ड यूज़ किया मजलूम, मैं मजलूम उनको नहीं बोलूँगा। उस बेचारे को एक कमिश्नर भी डिवीज़न का जो है ना प्राइम मिनिस्टर नहीं लगा सकता पंजाब में। सर वो तो आगे पीछे इंटरनेशनल विजिट्स कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप उनको प्रेज कर रहे हैं, इज अ ग्रेट मैन। इंटरनेशनल विजिट कर सकते हैं, बट ही इज़ ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामाबाद, ही इज़ नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पंजाब और पाकिस्तान। पंजाब में तो चलती नहीं है उसकी, हमें फिर भी कुछ अगर वो बोल दे। वहाँ पे कहाँ किसकी चलती है? मरीम नवाज साहिबा की? मरीम नवाज की, ऑफ कोर्स। अच्छा, शी इज मोर पावरफुल देन शहबाज शरीफ, मच मोर पावरफुल देन द प्राइम मिनिस्टर इन पंजाब। वो कहते हैं जो पंजाब में जो पावरफुल है वो पाकिस्तान में पावरफुल है। तो पंजाब उसने अपने हाथ में लिया। वो एक कमिश्नर प्राइम मिनिस्टर को बोला अपना लगवा के दिखा दे, नहीं लगवा सकता है। ये जितने हैं ना, ये राना और ये जितने एहसन इकबाल और ये जितने ये इनको कभी आप बुलाए ना पॉडकास्ट में, ये इस तरह की बातें आपको कभी नहीं बताएंगे। इनको ये सबसे ज़्यादा मुतासरीनों में शामिल है। बिल्कुल। अच्छा, आपने राना सनाउल्लाह की बात की तो मुझे एकदम माइंड में आ गया 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब का रीसेंट बयान भी है। वो कह रहे हैं कि अगर इस पर कंसेंसस हुआ तो हम इस पर आगे बढ़ेंगे और इसकी बाज़गश्त भी बहुत ज़्यादा हो रही है। क्या है 28वीं आईनी तरमीम के अंदर, क्या आने वाला है? इन्होंने जो बल्दियाती इदारों के हवाले से जो लेकर आ रहे हैं बिल, वो तो टोटली हम उस पर अग्री नहीं करेंगे। एक बात, NFC 18 अमेंडमेंट को टच भी नहीं कर सकते ये। हम उस पर बिल्कुल बात नहीं करेंगे। चेयरमैन बिलावल ने कहा कि किसी के बाप को भी हिम्मत नहीं है कि वो NFC अवार्ड को छेड़े। आज भी हम कहते हैं किसी के बाप को हिम्मत नहीं है। तो ये दो तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो इनकी ख्वाहिशात हैं। असल में इनको गुस्सा ये है कि जब हमने सिंध इंडस रिवर के ऊपर जब हमने एतराज़ किया, वो पानी जो ये दे रहे थे डेजर्ट में, उसके ऊपर उनको ये बड़ा एतराज़ हुआ और बड़ा नाराज़गी हुई कि ये क्यों इन्होंने जो है एतराज़ किया। और वो बदला लेने के लिए ये 28th अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं कि हम बल्दियाती इदारों में भी तब्दीली लेकर आएंगे। ये इतने अगर पावरफुल है, अगर 6 सीट आपने जीता है, अगर आपने पंजाब से इतनी सीटें जीती हैं, आप लोकल बॉडीज इलेक्शन कराएं ना। मुस्लिम लीग नून क्यों नहीं कराती?
लोकल बॉडीज इलेक्शन करा है, आपको पता चल जाएगा। तो डिले हो रहे हैं कब से? डिले नहीं, वो कर ही नहीं सकते हैं। लोकल बॉडी कहाँ हर जगह वो फॉर्म 47 इस्तेमाल करेंगे? हर जगह तो फॉर्म 47 इस्तेमाल नहीं हो सकता है ना। अब उन्होंने जो है पंजाब की चीफ मिनिस्टर देखें, माशाल्लाह बड़ी पावरफुल उन्होंने जो है इकदाम उठाया कि उन्होंने सीटें निकाली, लेकिन उसके बरक्स अगर आप देखें केपीके का सीएम जो है वो अपनी एक सीट नहीं बचा सका। वो तो सिर्फ मेरे ख्याल से इस वक्त उनका फोकस है कि इमरान खान साहब से मुलाकात करनी है। वो सिर्फ पता नहीं क्यों मिलना चाह रहा है, लेकिन आज शायद मिलने का था इरादा, पता नहीं मिला या नहीं मिला। आपको वो तो आपको पता है कि अडयाला के बाहर रोज ही एक नया ड्रामा जो है वो चल रहा होता है। वैसे एक चीफ मिनिस्टर अगर अपने सूबे के अंदर अपनी पार्टी की एक सीट को ना बचा सके, रिटेन नहीं कर सके, उसको नहीं बचा सके, तो कमजोरी उस चीफ मिनिस्टर की है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, इस हवाले से बताइएगा, चूंकि हम ये देखते हैं कि जब पाकिस्तान की सियासत की बात होती है तो अब आगे फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ नून लीग भी काफ़ी तेज़ी से आगे चल रही है, वो कह रहे हैं कि हम 28 आईनी तरमीम लेकर आएंगे, मुल्क के लिए इस वक्त ज़रूरी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है हम तो भी, आपने कहा कि भाई हम तो उस पर एक आने नहीं मानेंगे, खासकर NFC अवार्ड की बात कीजिए, और मेजरली 28वीं आईनी तरमीम हो भी इसी चीज़ को लेकर रही है। तो आगे क्या मंजरनामा देख रहे हैं पाकिस्तानी सियासत का, कहाँ जा रही है ये सिचुएशन सारी? एक तो मुझे कोई कुलेशन नजर नहीं आ रहा, टकराव के नजर नहीं आ रहा, बिकॉज देखिए अफोर्ड नहीं कर सकती ये हुकूमत। इसलिए नहीं कर सकती है क्योंकि जिस तरह आपने कहा सादा अक्सरियत से काम नहीं चलता है। आपको बिल पास करेंगे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, वो पीपल्स पार्टी के पास है। पीपल्स पार्टी को अगर ज़्यादा छेड़ेंगे तो हम भी अगर चाहें तो जो ऑपोजिशन में इस वक्त देखें ना, उस तरफ जो बैठे हुए ऑपोजिशन में जो मेंबर्स हैं वो किसी पार्टी के नहीं है। उनके ऊपर ना वो PTI का नाम है, ना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का नाम है, ना कुछ नहीं, इंडिपेंडेंट है। तो हम भी चाहें अपनी मेजॉरिटी बना सकते हैं, हम भी चाहें अपनी अक्सरियत बढ़ा सकते हैं, हम भी चाहें अपनी 75 सीट में से 100 क्रॉस कर सके, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कमिटमेंट हमारे साथ की उससे पूरा उतरे। अगर वो कुछ लोगों की बातों में आकर ये 28th अमेंडमेंट लाना चाहते हैं तो वो इसमें फेल हो जाएंगे, एंड आई थिंक 28th अमेंडमेंट लाने की कोशिश करेंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फिर ये हक क्या वाला हो जाए। तो फिर आपको लगता है कि इसके बाद जैसे 2008 में हमें देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना टेन्योर कंप्लीट किया था, आपको लगता है फिर नून लीग अपने 5 साल कंप्लीट करेगी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर अलग हो जाती है? टकराव अगर अलग हो जाती तो कभी नहीं कर सकेगी, नहीं कर सकेगी। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि आप हमेशा, क्योंकि बड़ी बेबाक बात करते हैं आप, तो बेबाक कर चुका आपके सामने इसमें भी तो शो कॉज आएगा। मैं इसलिए आगे और बातें करना चाह रही हूँ, स्पेशली 27वीं आईनी तरमीम के बाद आप क्या समझते हैं, एस्टैब्लिशमेंट का किरदार कम होता जा रहा है या मजीद मजबूत होता जा रहा है? नहीं देखिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए 27th अमेंडमेंट तो नहीं लाया गया था कि उनके किरदार को और मजबूत करें, उनका किरदार शुरू से मजबूत है। अच्छा। उनको किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। देखिए जो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट जिसका हम बात करते हैं, हम अपने पाकिस्तान के अफवाज की बात करते हैं। अगर फील्ड मार्शल हाफिज साहब को बनाया गया है तो उसके रीज़न है कि बिकॉज उनके बीइंग एन आर्मी चीफ जिस तरीके से उन्होंने मुकाबला किया विथ हिज ऑल फोर्सेस, विद द एयरफोर्स, नेवी और पूरे जितने भी आर्म फोर्सेस हैं, जिस तरीके से उन्होंने मुकाबला किया इंडिया का, ये सारा क्रेडिट उनको जाता है। बिकॉज हमेशा क्रेडिट देके फौज के सरबराह को मिलता है, तो उनको उस वजह से फील्ड मार्शल का खिताब दिया गया। बीच में ये 27th अमेंडमेंट आया तो लोगों ने कहा जी ता हयात फील्ड मार्शल है, तो ऐसी कोई बात नहीं। उनका देखिए फील्ड मार्शल, वंस अ फील्ड मार्शल और वंस अ प्रेसिडेंट इज ऑलवेज अ प्रेसिडेंट, इज ऑलवेज अ फील्ड मार्शल। हाँ, तो वो उनको मकसद ये चीज़ है कि अच्छा मेरे ख्याल से एक तो जैसे आपने कहा पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो आपस में जंग हुई उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल था। इसके अलावा जो एक पाकिस्तान का इमेज था इंटरनेशनली, वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है। बहुत आप देखें ना कि जब हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को 10 दफ़ा प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है ना उसको एक्नॉलेज भी किया है, अप्रिशिएट किया है, और पाकिस्तान का बार बार जिक्र करना, मैं समझता हूँ कि एक सुपर पावर कंट्री अमेरिका एक इम्पोर्टेंस रखती है। उसकी तरफ से लोग तो ऐसे भी हैं कि वो अपनी CV बेचते हैं अमेरिका को और बोलते हैं जी हमें प्राइम मिनिस्टर बनाओ, हम जेल से भी निकालो और हमें जेल से भी निकालो। वो इसी तरीके से, तो मकसद ये है कि आपको एक्नॉलेज किया गया, आपको अप्रिशिएट किया गया, आपको अब मुस्लिम कंट्रीज़ के जितने भी सरबराह उन्होंने आपको इज़्ज़त दी। आप देखें ना किस तरीके से
सऊदी अरब में जब गए डिफेंस एग्रीमेंट भी हुआ। हाँ, इसी तरीके से हर जगह। और अभी बहुत सारे सरबराह मुमलिकत जो है वो पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं, आने वाले हैं, और होपफुली मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप भी नेक्स्ट ईयर उनका प्लान है, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट ट्रंप है, पाकिस्तान आने का। तो ये सारी चीज़ें इंटरनेशनली जो इमेज बढ़ी है वो पाकिस्तान की बढ़ी है, बिकॉज पाकिस्तान इज़ अ मुस्लिम न्यूक्लियर पावर। ठीक है जी, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बगैर, जिस तरह हम कहते हैं ना, पीपल्स पार्टी के बगैर मुस्लिम लीग नून जो है ना वो हुकूमत नहीं चला सकती। तो इसी तरीके से पाकिस्तान के बगैर जो हमारे सुपर पावर्स है वो आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल। अच्छा, अभी रिसेंटली हमने देखा कि इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी। वो ये कह रहे हैं कि सिंध को भारत में शामिल किया जा सकता है। आप इस स्टेटमेंट को कैसे अच्छा, मैं हैरान हूँ कि सिंध, ये जो डिफेंस मिनिस्टर है, जिस तरह हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा आज की अपनी तकरीर में, तो मैंने भी यही समझा कि शायद इनका ताल्लुक पीछे से सिंध से होगा, कि वो शायद सिंधी होंगे, क्योंकि इंडिया के आपको पता ही, ये जो अडवाणी थे, KL अडवाणी, ये भी सिंध के थे, हैदराबाद के थे, सिंधी थे। तो हमने समझा शायद इसलिए वो कह रहा है कि सिंध को हिस्सा, बाद में पता चला वो उत्तर प्रदेश का है वो। हाँ। तो वो इनके ख्वाहिशात बहुत है, इनके ख्वाहिशात बलूचिस्तान में भी बहुत है, इनके ख्वाहिशात सिंध में भी बहुत है, लेकिन भारत तो एक, आपको पता है, डिफेंस मिनिस्टर हो या फॉरेन मिनिस्टर हो, उनके स्टेटमेंट को हम इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। वो कुछ भी कह सकते हैं, वो पिटे हुए लोग हैं, हमसे पिटे हुए लोग हैं। बिल्कुल। जो पिटा हुआ होता है ना, वो इस तरह के बयान देता है। अच्छा सर, आपकी एक स्टेटमेंट बड़ी वायरल हुई थी। आपने कहा था अगर मैं बोल पड़ा तो बहुत सारी शख्सियात फंस जाएंगी। कौन कौन सी शख्सियात है? आज हमारे पॉडकास्ट में आप बता ही दें। मुझे नहीं पता मैंने कब ये बात बोली है, मैं तो कुछ ना कुछ बोलता ही रहता हूँ, लेकिन मैं बहुत, लेकिन ये स्टेटमेंट सुनती है आपके दिमाग में कौन कौन सी शख्सियात आती हैं कि जिनके बारे में आज आपने सच सच बोल दिया? नहीं, मैंने पता नहीं मुझे कि मैंने किस शो में ये बात बोली है, बोली होगी, लेकिन देखे ना, मैं इंसाइक्लोपीडिया हूँ सियासत का। मैं मुकाबला नहीं कर रहा हूँ, मेरे जो बैठे हुए ऊपर है वो नाराज ना हो फिर मुझसे। इंसाइक्लोपीडिया और 25 साल की उम्र से आपने स्टार्ट किया पॉलिटिकल कैरियर अपना। आप देखें ना, 42 इयर्स हो गए मुझे। गुड टाइम। अब 42 इयर्स में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ समझा है। अब रिटायरमेंट की तरफ जा रहा हूँ। मेरा तो सवाल यही था कि रिटायरमेंट का प्लान तो नहीं कर रहे आप? रिटायरमेंट की तरफ जा रहा हूँ। बेटा तो कह रहा रिटायर नहीं हुए तो तुमको मैं जबरदस्ती हटा के खुद बैठ जाऊंगा तुम्हारी सीट पे। तो मैं तो डरता हूँ कि भाई ऐसा नहीं हो कि वो मुझे जबरदस्ती हटा दे, तो इज्जत इसी में कि इज्जत से हट जाओ। तो अगला इंतखाबात तो लड़ने की तैयारी में है या नहीं? एक चीज याद रखे, पॉलिटिशियन और घोड़ा कभी बुढ़ा नहीं होता है। ये बात तो है। तो मैं नहीं होऊंगा। ये कोई अगर सोच रहा है कि मैं रिटायर हो जाऊंगा और खुशी में, तो आप इलेक्शंस लड़ते रहेंगे और प्रेजेंट करते रहेंगे। पार्टी का फैसला होगा कि मुझे इलेक्शन लड़ाती है नहीं लड़ाती है। बट एक फैसला पहला आपका भी तो होगा ना? हाँ, फैसला मेरा होगा, वो टाइम जब आएगा देखेंगे। अगर बेटे ने तमीज का मुजाहरा किया। घर में किसकी चलती है वैसे? घर में मेरी चलती है। आपकी चलती है? यस। किसी को आपने कहा ना अगर बेटे हाँ, आपने कहा बेटे की ख्वाहिशात है ना। अब वो ख्वाहिशात है। सीट एक ही है हमारा, लियारी। मैं था, पहले मेरे चाचा थे, उससे पहले मेरे दादा थे, मतलब ये 4th जनरेशन है जो लियारी से हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। 4th जनरेशन है। आपने कहा था एक पॉडकास्ट में कि 70% जो कराची की जमीन थी वो आपके दादा की थी। हकीकत में मैंने थोड़ी ऐसी जो है गोली दे दी या ऐसी मैंने कहाँ से आई इतनी ज्यादा जमीन आपके? ये 1920s में मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो 1926-27 में, अल्लाह का शुक्र है, गबोल्स जो है वो कराची के असल ओनर्स होते थे। गबोल्स जो थे वो मतलब लियारी से लेकर सुपर हाईवे के एंड तक, गडाब तक आपको सिर्फ गबोल ही गबोल नजर आएंगे राइट लेफ्ट में। दूसरे कौम थी जोकिया कौम। अच्छा। ये 2 बड़े कौम वहाँ पर होते थे। तो मेरे जो ग्रैंडफादर थे, मैंने ये बात हर पॉडकास्ट में कही, इसलिए लोगों को इतना अहमियत नहीं होगा इस बात का, लेकिन वो ज़मीन जो है ना, कलेक्टर के नीलामी होती थी, वो खरीदते थे उससे।
इसी तरह उन्होंने कराची की 70% ज़मीन खरीद ली, एयरपोर्ट भी अभी तक हमारे नाम पर है, जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो किसी ने कहा जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अगर हम आपको गबोल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो आप पैसे छोड़ देंगे। मैंने कहा भाई क्यों मरवा रहे हो, इससे पाकिस्तान बनाया जिना, उसका नाम तो मैं नहीं कहूँगा हटाओ। तो मकसद ये कि इनके पास गवर्नमेंट का देते पैसा ही नहीं है कि हमें दे कंपनसेशन, हमें कंपनसेट करे। तो ये फिर उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैंड लगा दी मेरे दादा पे, आप मजीद ज़मीन नहीं खरीद सकते। अच्छा। तो अगर आपने खरीदा तो आपको फिर रोकेगा कौन, पूरा कराची का मालिक बन जाओगे। अच्छा, मैंने ये भी सुना कि आप ये कह रहे थे कि जब आपका यंग दौर था, जब आप खुद यंग थे, तो आप बहुत बड़े प्ले बॉय थे। किस तरह के प्ले बॉय थे आप? देखिए मैं आज हमारे ऑडियंस को बताएं। मैं प्ले बॉय हूँ, एक प्ले बॉय जो बेचारा अडियाला जेल में है, तो प्ले बॉय आखिरी में एंड अप होता है जेल में, ठीक है ना, क्योंकि वो प्ले बॉय जो होता है, वो प्ले बॉयज होते हैं। तो जो मुझे प्ले बॉय समझते हैं उनकी मेहरबानी। लेकिन ये है कि मेरे जवानी के जो किस्से या जवानी के जो पिक्चर्स हैं, अगर आप देखेंगे तो आज के ये लौंडे जो है ना, वो शर्मा जाएंगे, कम पड़ जाएंगे। ठीक है। नहीं, वैसे किस एस्पेक्ट से, मतलब बहुत एंजॉय करते थे आप, घूमते फिरते थे, या लड़कियों में बहुत इन थे, या किस तरह के प्ले बॉय थे? नहीं, एक्चुअली क्या था कि अभी एज है, वजन भी बहुत बढ़ गया, लेकिन एट दैट टाइम व्हेन आई वाज यंग, आई वाज टीनेजर, मुझे गाड़ियों का बड़ा शौक था। 16 साल की उम्र में ओमान से जो शेवलेट कैमेरो गाड़ी लेकर मैं आया था, मेरे पेरेंट्स लेकर दिया था। उस गाड़ी में अगर एक 16-17 साल का लड़का, स्क्वॉश प्लेयर, स्क्वॉश चैंपियन, फोटो मेरे टिकटॉक्स पे आप देखें, तो जाहिर है जहाँ पे शहद होते तो मक्खियाँ आती है ना। तो फिर आपने उसको कहा जरा इस मौके को हम हाथ से जाने न दें। मैंने कहा आजकल प्ले बॉयज पॉपुलर बहुत हो रहे हैं पॉलिटिक्स में, तो लोगों ने मुझे भी प्ले बॉय का अगर खिताब दिया तो हो सकता है मैं भी दूसरे प्ले बॉय की तरह पॉपुलर हो जाऊं, बट एंड अप जेल में नहीं करना चाहता हूँ। नहीं, इंशाल्लाह सर, आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है, और इंशाल्लाह आप जिस तरह से बता रहे हैं 42 इयर्स ऑफ यू बीइंग इन पॉलिटिक्स, तो हम इंशाल्लाह आपसे आगे भी बहुत से लोग सीखेंगे। सर बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें टाइम दिया, और इंशाल्लाह आपको दोबारा भी दावत देंगे अपनी पॉडकास्ट में, मजीद भी आपसे बहुत कुछ जानेंगे। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे अगली पॉडकास्ट में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।